नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे हरक पर भारी ईडी की छापेमारी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी की कार्रवाई झारखंड, दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड पहुंच गई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ में हरक के कई ठिकानों पर तलाशी ली गई है। बता दें कि हरक सिंह रावत ने साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा सरकार में राज्य के वन मंत्री के रूप में हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान रावत और उनके कुछ विभागीय अधिकारियों पर टाइगर सफारी परियोजना के तहत कार्बेट पार्क के पाखरू रेंज में अवैध पेड़ काटने और निर्माण में शामिल होने से संबंधित गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाखरो बाग सफारी के लिए 163 की अनुमति के खिलाफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे थे। चुनाव से ठीक पहले ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, लेकिन सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि क्या सरकार ईडी और सीबीआई का उपयोग कर भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है या फिर विपक्षी नेताओं को। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। चुनाव से पहले ईडी का एक्शन लगातार जारी है। झारखंड में पहले ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाई गई। इसके बाद अब ईडी ने अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए उत्तराखंड में भी छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े कथित वन घोटाला मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी दो अलग अलग मामलों में चल रही है। एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा है, जबकि दूसरा एक अन्य जमीन घोटाला है। इस मामले में पिछले साल विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। यहाँ पे सर मैं 11 बजे पहुँचा था। अलमारी की चाय बनाने आया था की जो अलमारी 1 से 1.5 घंटा लगाया उसमें चाय बनाने में। अंदर कौन कौन मौजूद थे? अंदर 6 से 7 आदमी थे। मंत्री जी थे? मंत्री जी नहीं है थे, उनकी वाइफ थी। तो चाबी अलमीरा का बनाने के बाद अलमीरा खुला, उसमें क्या था? अलमारी खुलने के बाद उसमें फाइलें थी, बाकी मुझे कोई और सामान नहीं मिला। कितनी अलमीरे की चाबी आपने बनाई? एक अलमीरा थी, उसकी चाबी बनाई है और उसके अंदर कुछ नहीं मिला? उसके अंदर सिर्फ फाइलें है, बाकी उससे अलावा कोई सामान नहीं है। तो ईडी जो पूछताछ कर रही है, क्या मंत्री की वाइफ से भी पूछताछ कर रही है? मंत्री की वाइफ से ही कॉन्टैक्ट हुआ था, सीधा उनसे ही बातचीत हुई, तभी जाके खोल ली। वैसे हम खोल देनी अलमारी, हम प्रूफ लेते हैं। अंदर के माहौल को बताइए थोड़ा, कैसा है अंदर का माहौल? तो देखो, बाकी उनकी मीटिंग चल रही है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही है, बाकी तो उससे भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उनके मीटिंग कर रहे हैं, बैठे हैं 3-4 आदमी बातें कर रहे हैं अपनी। क्या कितने लोग हैं ईडी के? कितने लोग हैं ईडी के? 4-5 आदमी हैं जी। और आपसे संपर्क किसने किया था? संपर्क यहाँ पे एक सर्वे चौक पे ऑफिस है, वहाँ से कांटेक्ट हुआ है हमारा ना। अजीबोगरीब परंपरा है। जब तक आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहता है तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर भाजपा के विरोध में आदमी दूसरे दल में रहे तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग लगातार होता आ रहा है। और अब तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर यही स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री जी एनसीपी के नेताओं को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला जो है महाराष्ट्र में एनसीपी ने किया, और जब वो एनसीपी के नेता भाजपा में चले गए उसके बाद वो कार्रवाई भी बंद और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है कि जो दोषी हैं वो भी उसके पास ठीक हो जाते हैं।
आप एक बात हो तो मैं कहूँ है इस तरह की प्रक्रिया। आज हम अपने साथी हरक सिंह रावत जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, हमको जब ये पता चला कि ईडी ने छापा मारा है तो हम आए। तो क्या लगता है सर कि ईडी का दुरुपयोग जो है वो सरकार, केंद्र सरकार कर रही है? कोई नई बात थोड़ी है, ये तो लगातार हो रहा है। जो आवाज विरोध में उठती है उस आवाज के खिलाफ जो है या तो ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई। क्या ठिकानों पे छापेमारी कार्रवाई करी है? विपक्ष कह रहा है कि जैसे जो लोग कांग्रेस में आते हैं आप लोग परेशान करते हैं। हरक सिंह रावत जी की बात करें। और देखिए, जितने भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, जितने भी जो है विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है, ये सब स्वतंत्र बॉडी है। और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में आप ये देख रहे होंगे कि जिन जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिन जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ अगर ईडी और विजिलेंस अगर छापे मार रही है या कार्रवाई कर रही है, तो इसमें जो है सबको इसका श्रेय देना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी भी और राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि पारदर्शिता भी जरूरी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी जरूरी है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा सरकार में राज्य के वन मंत्री के रूप में हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान रावत और उनके कुछ विभागीय अधिकारियों पर टाइगर सफारी परियोजना के तहत कॉर्पोरेट पार्क के पाखरू रेंज में अवैध पेड़ काटने और निर्माण में शामिल होने से संबंधित गंभीर आरोप लगे। भारतीय वन सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पाखरू बाघ सफारी के लिए 163 की अनुमति के खिलाफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे, जिसके बाद से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं। वहीं मौजूदा समय में हरक सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्हें हरिद्वार सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही थी। हालांकि चुनाव से पहले ही ईडी की इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हरक सिंह रावत को डराने का आरोप लगाया है। देखिए, हरक सिंह रावत जी के यहाँ ईडी पहुंचने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में हरक सिंह रावत का डर है। ईडी देश के उन नेताओं के घर जा रही है जिनसे वो घबराती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बड़े बड़े पदों पर अनुभवहीन लोगों को बिठाकर भाजपा का नेतृत्व तो खत्म कर दिया और अन्य दलों का जो नेतृत्व है, जो प्रदेश को, देश को आगे ले जाने में सहयोगी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जो जानता है, जो जानकार है, तजुर्बेकार है, वो किसी भी दल का हो, उसके घर ईडी भेज रही है। तो उसी लाइन में हरक सिंह रावत भी है। इसका मतलब समझ लीजिए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और भाजपा उन्हें दबाना चाह रही है, डराना चाह रही है। ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो अपने आप एक विभाग है। बिना जानकारियों के, बिना क्वेरीज के वो कहीं भी मूव नहीं करते हैं। अगर वो कहीं मूव कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ रही है तो मूव कर रहे हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक दल है, इसलिए वो कार्रवाइयाँ बंद कर दें, ऐसा नहीं है। उनको अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज सुबह से ही ईडी की टीम उनके सेक्टर पर स्थित DIMS कॉलेज में छापेमारी कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो कार्बेट नेशनल पार्क का घोटाला था उसको लेके ईडी आज सुबह से यहाँ पे छापेमारी करी है। पूर्व में भी जो विजिलेंस की टीम थी यहाँ पे छापेमारी की थी, उन्होंने यहाँ पे कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे। आज फिर एक बार फिर जो ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है तो हरक सिंह रावत की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। तबीयत खान, के न्यूज, विकासनगर। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की कार्रवाई झारखंड, दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड भी पहुंच गई है। सवाल यह है कि क्या देश में भ्रष्टाचार मिटाओ या फिर विपक्ष मिटाओ का अभियान चल रहा है। यदि विपक्षी नेताओं ने भ्रष्टाचार किया तो फिर जांच क्यों न की जाए। क्या मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई का उपयोग कर विपक्ष को मिटाने की साजिश है। ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब की तलाश में हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार को का सफाया किया जा रहा है या फिर विपक्षी दलों का, जो कि विपक्षी दलों के मन में कई सवाल भी हैं। सत्यवीर चौहान प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। सत्यवीर चौहान जी, चूंकि की कमी है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज।
सत्यवीर जी, सवाल नहीं किया आपने मैडम। सत्यवीर जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? हरक सिंह रावत का ये जो ईडी की छापेमारी चल रही है और ये माना जा रहा है, विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जो छापेमारी की जा रही है ये ईडी का दुरुपयोग है, आप भ्रष्टाचार सफाया आपका उद्देश्य नहीं है, विपक्ष का सफाया आपका उद्देश्य है। चलिए ठीक है, सत्यवीर जी हमारे साथ फिलहाल नहीं। आशीष नौटियाल जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से बदतमीजी में उतर आई है। आप देखिए किस चीज का दुरुपयोग नहीं कर रहे ये लोग। आप चंडीगढ़ जैसे चुनाव में इन्होंने जो है ऐसे ऑफिसर को बैठाया जिसने भ्रष्टाचार किया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की बात की। तो मैं निश्चित ही मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ उन पे ही कार्रवाई नहीं, जिनके सारे पे इस तरह के काम हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ईडी सीबीआई हर तरीके से हर तरीके धन बल हर तरीके का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जानती है कि माननीय हरक सिंह रावत जी हरिद्वार विधान लोकसभा सीट से तैयारी कर रहे थे, जहां से इनके दिग्गज नेता इनके सांसद निशंक जी भी तैयारी कर रहे हैं। इसी के चलते इन लोगों ने पहले चाहा कि हरक सिंह रावत जी वापस भाजपा में आ जाए। जब भाजपा में आने से मना कर दिया तो इन्होंने ईडी का सहारा लिया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतनी बदतमीजी में आ चुकी है। ऐसी पार्टी अगर पहले कांग्रेस होती तो भारतीय जनता पार्टी कभी पनप नहीं पाती। हमने हर किसी को भाईचारे से देखा, विपक्ष को इस नजरिए से देखा कि विपक्ष भी देश के लिए अति आवश्यक है, लेकिन ये लोग तो विपक्ष को एकदम ऐसे समझते हैं जैसे विपक्ष आतंकवादी है, कहीं बाहर से आ गया। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से अगर राजनीति होती है तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से कोई भी अच्छा आदमी राजनीति में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं राजनीति में आ गया तो सत्ता पक्ष जो है जबरदस्ती मुझे कहीं ना कहीं फंसा के बर्बाद कर देगी। तो राजनीति को दलदल ना बनाओ, राजनीति के अंदर स्वच्छता रहने दो, ईमानदारी रहने दो। इतनी बेईमानी मत करो जिस प्रकार से बेईमानी हम लोग देख रहे हैं। आप लोग भ्रष्टाचार बेईमानी में खुद लिपटे हैं और दूसरे पे आरोप लगा के सीबीआई ईडी भेजकर आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए। उमा जी, आप तो ज्यादा रिलेट कर पा रही होंगी ये ईडी की छापेमारी से, और जिस तरीके से अब हरक सिंह रावत जी की बारी है और छापेमारी चल रही है, सत्ता पक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि भाई हम भ्रष्टाचार को अगर मिटाना चाहते हैं तो इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है? देखिए, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये वो 3 शब्द हैं जो परसों हमारे चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ सिंह ने अपने डिसीजन में कहे हैं, जब उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को निरस्त कर दिया, रोक लगा दी तत्काल प्रभाव से, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो शब्दों का ये समूह इस समय है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, मुझे लगता है कि उसको सुनने के बाद हमें कुछ बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही सारे नेता जो है भ्रष्टाचारी है, और जैसे ही वो अगर आज भी शाम तक हरक सिंह रावत अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो 100% उनके ऊपर से ईडी हट जाएगी, 100% हट जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताइए कि विपक्ष के सारे 100% सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, और जैसे ही वो भ्रष्टाचारी नेता जिनके ऊपर आरोप लगा होता है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो पाक साफ हो जाते हैं। हरक सिंह रावत जी इससे पहले बीजेपी में ही थे, अभी कुछ 1-2 साल पहले ही वो वापस बीजेपी में कांग्रेस में आए हैं चुनाव से पहले, उससे पहले वो बीजेपी में ही थे। तो क्या जब वो बीजेपी में थे तो वो बिल्कुल 100% ईमानदार थे? कांग्रेस में आते ही, चुनाव आते ही उनके ऊपर आप लोगों ने जिस तरीके से, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ हरक सिंह रावत को, मैं सिंपल सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब वो बीजेपी में थे तब वो सही थे, तब वो पाक साफ थे, तब उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, तब वो बिल्कुल सही थे। जैसे ही वो कांग्रेस में आए हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आ चुके हैं और उनको ईडीआई से संबंध दिया जाना, ईडीआई के छापे लगाना एकदम 100% जरूरी हो गया था। तो ये जो घालमेल है, ये जो घोटाला है, जो चीजें सबको समझ में आती हैं कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में अगर नेता होगा तो वो भ्रष्टाचारी होगा, और जैसे ही वो बीजेपी में आएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे पास अनगिनत उदाहरण है ये गिनाने के लिए कि किस तरह से रातों रात लोगों ने जब अपनी पार्टी चेंज करी तो उनके ऊपर से ईडी का शिकंजा हट गया। कई बार तो हमने व्हाट्सएप पे इस तरह के हंसी मजाक और मीम्स भी देखे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं ईडी वालों को कि भाई रुको मैं जरा बीजेपी ज्वाइन करके आता हूँ, गेट के बाहर ही खड़े रहना। इस तरह के हालात आज बीजेपी ने बना दिए हैं कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए आपके ऊपर सारे केसेस हट जाएंगे, आप बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे। तो इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है सरकार की नीयत के ऊपर।
कि जिस तरीके से सरकार इस समय डेमोक्रेसी को दबाने का प्रयास कर रही है, लगातार नेताओं पर ईडी के छापे लगाकर उनको भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कोशिश कर रही है, और लोगों को, हमारे खासतौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर मैं बात करूं, हाई कोर्ट पूछ के परेशान है कि भाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ आप आरोप पत्र कब दायर करेंगे, कुछ मिला या नहीं मिला। ये बातें हमें मीडिया से ही पता चलती हैं। जब हाई कोर्ट और सारे जस्टिस जब ये कहते हैं कि आपने मनीष सिसोदिया को लगभग 1 साल से जेल में के अंदर आपने बंद किया हुआ है, उनके ऊपर आप चार्जशीट कब दाखिल करेंगे। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिससे कि साफ दिखाई देता है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे चीफ जस्टिस जब ये बोलते हैं तो वाकई में देश के लोकतंत्र की आज क्या हालत है, हम सब लोग उसकी चिंता हम लोग करने चाहिए, और खासतौर पर विपक्ष को एकजुट होकर अपने प्रदर्शन को आगे रखना चाहिए, ताकि सत्ता पक्ष की जो हनक है इस समय की सिर्फ हम ही हम हैं, और बाकी हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, विपक्ष मुक्त भारत करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, उसको हम लोग लगाम लगा पाएंगे। ठीक है सत्यवीर जी, भ्रष्टाचार मुक्त या फिर विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, सवाल उठ रहे हैं। यशी जी, हम तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं, मुक्त भारत चाहते हैं, और भारत की जनता चाहती है ये जो भ्रष्टाचार वाली जो विपक्ष है इनसे मुक्ति मिले। दोनों कार्य समांतर दिशा में चल रहे हैं। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सब भ्रष्टाचार को लेके तो अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं यशी जी, जो अभी झारखंड में जो मामला आया था, धीरज साहू के घर से जो मशीनें भी हाँप गई, दोबारा से फिर नई मशीनें ले जानी पड़ी, तो उस विषय में आज तक इनके जो कोई भी बड़े से बड़े नेता सामने नहीं आए हैं कि इतना जो पैसा है ये कहां से आया। यही नहीं, थोड़ा समय और कुछ, ये भी ज्यादा पुराना मामला ही नहीं है, जब पार्थ चटर्जी जो वेस्ट बंगाल के हैं वहां भी देखा कैसे बड़े बड़े ट्रक ले जाने पड़े, मशीनों से पैसे गिनने पड़े। तो ये जो संगठित एक खतरनाक जो ये रूप ले रखा है भ्रष्टाचार का, उस भ्रष्टाचार पे आज की जांच एजेंसियां सही तरीके से काम कर रही हैं। आज वो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बोलने के लिए बाध्य होना पड़े कि भाई सीबीआई पिंजरे का तोता है। और अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ और जो इनके सत्येंद्र जैन है और संजय सिंह है, इनके खिलाफ कोई सबूत, मुझे लगता है कि ये जरा अपने 5 स्टार एसी कमरों से बाहर निकले और जो कोर्ट की जो कार्रवाई हुई है उस पर जरा थोड़ा अपनी नजर घुमाए। 338 करोड़ का वहां पर ये दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और जो बात आई है कि भाई जमानत की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने बार इन्होंने दाखिल कर दे कि जमानत दे दे, मगर जब इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो उसके बाद कहीं भी कोर्ट को देखने को नहीं मिला कि इनको जमानत मिल सके। और हरक सिंह की जो बात रही है, अगर सरकार की नजरों में ये आया है कि भाई उनके द्वारा उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गई है, उसकी छानबीन होनी चाहिए, तो उसकी छानबीन हो रही है। आज सरकार ने अगर हमारी सरकार में रहते हुए अगर उन्होंने किसी प्रकार के कोई दुरुपयोग किया शक्तियों, तो ये सामने दिख रहा है कि भाई जांच एजेंसी अपने आप काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार कभी भी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने का लिए बाध्य नहीं है। हमारी सरकार बाध्य है जनता के हितों को ध्यान रखते हुए। जैसे उत्तराखंड में आपने कल ही देखा है, अभी यहाँ की विधानसभा का सत्र चल ही रहा है कि सामान्य नागरिक संहिता पे हमने कदम आगे बढ़ाया है कि कैसे कैसे उत्तराखंड में आगे आने वाले समय में इसके लाभ होंगे, वो और महिलाओं को अधिक से अधिक शक्ति देने का काम किया है। और जब से हमारी सरकार आई, चाहे केंद्र यशी जी जो चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तराखंड में हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 से अधिक योजनाएं महिलाओं के लिए, महिलाओं को केंद्रित करते हुए बनाई है। कैबिनेट में अधिक से अधिक महिलाओं को उन्होंने सम्मिलित किया है। सबसे अधिक महिलाएं हमने हमारी इस समय संसद के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर भी सेम रेशियो में है। यही नहीं, उत्तराखंड की विधानसभा में पहली महिला के रूप में अगर अध्यक्षा मिली है तो वो रितु खंडूरी जी के रूप में मिली है। यही नहीं, अभी यहाँ उत्तराखंड में जो चीफ सेक्रेटरी बनी है 23 वर्षों के बाद पहली बार बनी है। वो सब काम हो रहे हैं कि भाई जनता को भी कैसे इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले। एक चीज मैं आपको और कोट कर देना चाहता हूं, इस देश के बहुत जिनको बोलते हैं कि जिनके पास सबसे अधिक बहुमत था, संसद के अंदर आज तक किसी भी दल को उतना बहुमत नहीं मिला। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो राज्य तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचते हैं। और आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री को ये सब चीज बोलना पड़ा। और आज की डेट में दिल्ली से पैसा चलता है, चाहे वो उत्तरकाशी की वापस आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकेगा जरा। मीनाक्षी गेड़ियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से। मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब जिस तरीके से हरक सिंह रावत पर ईडी सीबीआई की तलवार लटक रही है, क्या कुछ कहना चाहती है इस पर?
यशी जी, मेरे से पूछा आपने? नहीं, मीनाक्षी जी। जी ये तो देखिए भाजपा का चरित्र ही है। जिस तरह से अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़ी लंबी लंबी बातें बोल रहे थे कि बात चल रही थी कि हरक सिंह की भ्रष्टाचार की, लेकिन वो पहुंच गए सीधा यूसीसी पे। ये बिल्कुल वही बात है कि हमें चाहिए भू कानून मूल निवास, लेकिन हम आपको दे रहे हैं यूसीसी। तो यही हर चीज हर जगह पे करते हैं। आज जैसे डिबेट का टॉपिक है हरक सिंह रावत पे ईडी की जो रेड चल रही है, तो आप ये बताइए कि अच्छे अच्छे जो भ्रष्टाचारी हैं वो इनकी पार्टी में आके साफ सुथरे कैसे हो जाते हैं? या फिर आप ये बोलिए कि आप उन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखा के आप लोकतंत्र को जो है वो खत्म कर रहे हैं। आपका साफ साफ कहना है कि हम कांग्रेस को खत्म करेंगे, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ इस तरह की जो आप ईडी और सीबीआई को पीछे लगा के, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचारी तो ये सारे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये भ्रष्टाचारी भाजपा में आके कैसे साफ सुथरे हो जाते हैं? कैसे विजय बहुगुणा जी का इतने बड़े घोटाले निकले और वो कैसे भाजपा में आके साफ सुथरे हो गए? तो इस तरह के कई सवाल हैं। और क्योंकि हमें पता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि ये भ्रष्टाचारी जो निकल के आते हैं ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे निकल के आते हैं, क्योंकि चुनाव में आज की तारीख में इन लोगों का सिर्फ एम एक ही रह गया है कि किसी भी तरह सत्ता में बने रहना। फिर चाहे वो कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी के अंदर हो, उन सबका सिर्फ एक ही लालच उन लोगों को नजर आता है कि कैसे अपने आप को सीबीआई से बचाया जाए और किस प्रकार से सत्ता में बना जाए, क्योंकि ये सारे मिलके जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। और जिस तरह से ये सामने नैतिकता की बातें करते हैं, तो ये नैतिकता की सिर्फ बातें ही बातें हैं, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जब राजनीति के अंदर नैतिकता होती थी। आज नैतिकता से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इन सत्ता की कुर्सी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। बाकी भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए सारी दुनिया। तो ये सारा का सारा खेल जो है हम लोग देख रहे हैं भाजपा के अंदर क्यों चल रहा है, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। और बहुत जरूरी ये है कि जनता को भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि सोचिए कि एक भ्रष्टाचारी जो, क्योंकि उसका नेचर तो नहीं बदल सकता, चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे वो भाजपा में रहे, भ्रष्टाचार तो उसके रग रग में बसा है। और जब वो सत्ता की कुर्सी पे बैठा है तो वो भ्रष्टाचार भी करेगा ही, क्योंकि जिस तरह से इनके चलिए ठीक है, मीनाक्षी जी वापस आते हैं। वो सुभाष झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, कैसे देख रहे हैं हरक सिंह रावत के ऊपर जो ईडी का छापा जारी है, और इसे अब जहां एक और कहा जा रहा है कि हम भ्रष्टाचार का सफाया कर रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि आप विपक्ष का सफाया करने में कहीं ना कहीं आमादा हैं, और जैसा कि उमा जी ने कहा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, मैं मुद्दे पे आता हूं, लेकिन थोड़ा मैं 2 लाइन तंज कसूंगा। हमारे सत्यवीर जी बैठे हुए मेरे प्रिय भाई हैं। सबसे पहली बात है कि मोदी जी बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं सारे लोगों को ईमानदार बनाने में। हमारी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सुभाष जी, अपनी बात को पूरा करें प्लीज। हाँ, सत्यवीर जी की पार्टी जो है बड़ी शिद्दत से लगी हुई है सबको ईमानदार बनाने के लिए, और वो ईमानदार बनाने का फॉर्मूला 2 है, या तो कोई भाजपा ज्वाइन कर ले या सीबीआई और ईडी से ईमानदार बनाने का प्रयास करेगी। इसी के तहत देश में जो है 7 सालों से ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी आप अजित पवार जो 70,000 के घोटालेबाज थे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शाम को, जो ही पता चला कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं अजित पवार, प्रधानमंत्री ने ये बात बड़ी सभा में कही। सुबह उन्होंने भाजपा ज्वाइन, उनको भाजपा में लाया गया इसलिए उनको ईमानदार बनाने के लिए। अब वो ईमानदार हो गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। तृणमूल कांग्रेस से बहुत सारे लोग आए, उनको भी ईमानदार बनाने के लिए भाजपा में लाया गया, ताकि वो ईमानदार बन सके, वो सारा चरित्र वहां आ सके ईमानदारी का। फिर यहाँ जो है, यहाँ भी हरक सिंह रावत को पहले भी लाया गया था भाजपा में, वो ईमानदार उनको बनाया जा सके। अब गलती से वो ईमानदार बन के नहीं रह सके भाजपा में, इसलिए कांग्रेस में चले गए। अब चूंकि भाजपा में सदस्यता उनकी है नहीं, इसलिए ईडी को भेजा गया ताकि उनको ईमानदार बनाया जा सके। अब आते हैं मुद्दे पे। सारी बातें, ये सारा लबोलुआ जब इलेक्शन के समय पर आप विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ेंगे, उनको हरास करेंगे और सरकारी तंत्र इसके लिए खुला इस्तेमाल होगी, तो आप पर सवाल उठेगा। मैं ये नहीं कहता कि ईडी और सीबीआई गलत लोगों को पकड़ रही है, जिन्हें पकड़ रही है उनके ऊपर उनके भी बहुत साफ सुथरी उनकी छवि नहीं है, वो चाहे कहीं के हो। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब आप सिर्फ एक ही दल के, सिर्फ भाजपा को छोड़कर बाकी दलों के
नेताओं को जब पकड़ा जाता है, जब उन्हें गिरफ्त में लाया जाता है और भाजपा में एक से एक घोटालेबाज जो दूसरी पार्टियों में होते हैं और तब तक घोटालेबाज रहते हैं, जब भाजपा में आ जाते हैं उसके बाद उन पर कार्रवाई बंद हो जाती है, तब फिर सवाल उठना लाजमी है। और अगर इस तरीके से सरकारें चलती रही तो आप जान लीजिए कि धीरे धीरे जनता देख रही है, ये सिर्फ वोट के माध्यम से नहीं होगा। मेरी चिंता ये है कि जब लोग सड़कों पे उतरेंगे और कहेंगे कि हम नहीं मानते ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को, उस समय देश की स्थिति बहुत अराजक होगी, फिर संभाल नहीं पाएंगे आप। मेरी चिंता ये है और सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है। आप जब कानून कोई बनाते हैं, नियम कोई बनाते हैं, एजेंसी कोई बनाते हैं, तो उस एजेंसी में ट्रांसपेरेंसी भी दिखाने की कोशिश, उसकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता अब संदेह के घेरे में है। लोग ये सवाल करने लगे और हम नहीं, हम लोग तो पढ़े लिखे थोड़े लोग हैं, अनपढ़ गवाह लोग हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा कम है, वो भी समझने लगे हैं ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हरक सिंह रावत दूध के दूल्हे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत तब दूध के दूल्हे नहीं रहते हैं जब भाजपा में चले जाते हैं, तब ठीक रहते हैं। सवाल यहाँ उठता है, उन दिनों ये कहा था, यही भाजपा वाले लोग, सतवीर जी क्या कहेंगे, यही भाजपा वाले लोग जिस समय हरक सिंह कांग्रेस में थे, उस समय देशद्रोही, गद्दार, भ्रष्ट सारे आरोप उन पर लगते रहे। और वही हरक सिंह जब भाजपा में गए थे, ये सारे लोग चुप हो गए और हरक सिंह के पक्ष में एक तो तर्क देने लगे। आज जब हरक सिंह रावत फिर वहां से निकल के आ गए, तब हरक सिंह रावत भ्रष्ट हो गए। और अब जब लोकसभा चुनाव सामने है, तो अभी हरक सिंह रावत क्या हो सकता है, 2-4 लोग और भी होंगे इनकी लिस्ट में। तो ये तरीका जो है, ये लोकतांत्रिक तरीका कतई नहीं है। और इस तरीके से अगर सरकार चली तो आप यकीन मानिए, धीरे धीरे लोगों में जो गुस्सा घर करते जा रहा है, लोग जो समझते जा रहा है कि इनकी विश्वसनीयता नहीं है और उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, तो लोग अंत में यही करेंगे कि आपकी बातों को नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे भाई साहब हम सीबीआई और ईडी को नहीं मानते, लोग सड़क पे उतरेंगे, अपने हिसाब से फैसला करेंगे और वो स्थिति देश के लिए बहुत अराजक स्थिति होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं सुभाष जी कि जिस ये जो प्रक्रिया है जो लगातार देखने को मिल रही है, और ये जो वॉशिंग मशीन का एक तबका दे दिया गया है विपक्ष द्वारा, सत्यवीर जी क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी में वो कैंडिडेट आते ही साफ सुथरा कैसे हो जाता है? और अजीत पवार का एग्जाम्पल तो इतना क्लियर है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी भरे मंच से अजीत पवार को टारगेट करते हैं और नेक्स्ट डे वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद अजीत जी बहुत पाक साफ होकर निकल आते हैं। ऐसे ही हरक सिंह रावत आपकी पार्टी का ही हिस्सा थे, तब तक वो साफ सुथरे थे, आज अचानक वो भ्रष्टाचारी हो गए। तो बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे लोग वहां पर जाकर ठीक हो जाते हैं और बाहर निकलते ही भ्रष्टाचारी हो जाते हैं? यशी जी, पहले तो मैं झा जी के प्रश्नों का उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा कि स्थिति को नहीं संभाल पाएंगे, तो थोड़ा सा मैं इस चर्चा से हटके है तो मैं समय लेना चाहूंगा। एक समय था कि जम्मू कश्मीर में हम लगातार कहते थे, एक मिनट आपकी चिंता दूर कर दे रहा हूं। एक समय महबूबा मुफ्ती से लेके और अमर अब्दुल्ला से लेके कहते थे कि अगर 370 हटाएंगे तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएगी, बारूद ही बारूद हो जाएगा। आज देखिए कितनी शांति, अमन, चैन वहां पर है, कितने आराम से वहां लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। पिछले साल 1 करोड़ से अधिक, पिछले साल 1 करोड़ लोग वहां पर पर्यटन के रूप में आए थे। इस बार 2.88 करोड़ के लगभग वहां पर्यटन के लिए लोग आ चुके हैं। कितनी समृद्धि वहां पर देखिए, जहां पर कह रहे थे कि 370 हटेगी तो यहाँ पर खून बहेगा और यहाँ पे बारूद ही बारूद हो जाएगा। आराम से आज भारतीय जनता किस खूबसूरती से वहां पर देखने को मिल रहा है। और राम मंदिर के लिए कहा करते थे कि अगर राम मंदिर का फैसला आएगा तो यहाँ पर खून की नदियां बहेगी। वास्तव में खून की नदियां बही वहां पर, मगर वो बही उस जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। और जो सरयू यहाँ से, जिसका उद्गम यहाँ से, जिसका उद्गम सरयू का, एक मिनट झा जी एक मिनट, जिस सरयू का उद्गम उत्तराखंड से होता है, वो सरयू पहली बार अगर खून से लथपथ हुई तो मुलायम सिंह के समय हुई। मगर जब राम मंदिर का फैसला आता है उसके बाद से देखिए अयोध्या में कितनी समृद्धि आई है। हम हर एक परिस्थिति को चुनौती के रूप में लेते हैं और फिर हम उसका निदान करते हैं। और आप देख, 2 फैसले आपके सामने हैं। इसके लिए कहते थे कि इतना उत्पात हो जाएगा और आज देखिए आज वहां समृद्धि की बहार बह रही है। आपने कहा भ्रष्टाचार के ऊपर, एक पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने किस व्यक्ति को
भ्रष्टाचारी नहीं कहा, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी कहा, शरद पवार को भ्रष्टाचारी कहा, केजरीवाल का वो बयान उठा के देख लीजिए रामलीला मैदान का, वहां पर कहा था कि धोखा हो गया इस देश के साथ, धोखा हो गया इस देश के लोगों के साथ, ये सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने से ईडी डर रही है, ये सब भ्रष्टाचार के मिले हुए हैं। और आज देखिए कि उन सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगा लिया, और जिस अन्ना हजारे ने उस मूवमेंट को शुरू किया था उनका आज इनको एक पता तक नहीं पता, मगर जितने भ्रष्टाचारी चलिए हैं सत्यवीर जी, एक दल के सुभाष जी की बातों का जवाब आपने दे दिया ना, अब उस मूल सवाल का जवाब दे दीजिए जो जरूरी है। हाँ यशी जी, आज मैं आपको बता दूं, आज भारत की अभी यशी जी कुछ दिन पहले ही तो पूरा विपक्ष गया था ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर जो सीबीआई ईडी आईबी तमाम एजेंसियों के नाम गिना रहे थे कि हमारे ऊपर ये गलत कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वहां पर कि आज जो एजेंसियां हैं वो सही तरीके से काम कर रही है, और सारा का सारा विपक्ष उसके बाद किस प्रकार से बिखरता हुआ दिखा वो पूरे भारत ने देखा है। हमारी जो नीति है कि भ्रष्टाचारी कोई भी उमा जी जवाब देंगे। उमा जी, उत्तराखंड के अंदर एक सेकंड, उत्तराखंड के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आप देखिए कि वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही सत्यवीर जी होल्ड ऑन, सत्यवीर जी आज हमारे पास वक्त की कमी है। सत्यवीर जी डिबेट ऑलरेडी काफी लेट शुरू हुई थी, प्लीज उमा जी जवाब देंगे। उमा जी सत्यवीर जी की बातों का जवाब देंगी प्लीज। देखिए, जिस तरीके से सत्यवीर भाई आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इनको थोड़ी सी बात ध्यान दिलाना चाहूंगी कि दिल्ली में हम लोगों ने मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो में केस दर्ज करा दिया था, और उसी समय तत्काल मतलब उसी दिन एंटी करप्शन ब्यूरो को केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार है उससे हटाकर केंद्र सरकार के उसमें निहित कर दिया। हमें सबको मालूम है कि दिल्ली में जो है जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास सिर्फ एक मेयर जितना पावर होती है और पूर्ण राज्य दिल्ली नहीं है। हम लोग लगातार इस बात की डिमांड करते रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो देखिए, जिस प्रेम भाव के साथ शीला दीक्षित जी को बीजेपी ने बचाया वो प्रेम भाव बहुत देखने लायक था। वो ठीक है, जो भी मैं इस बात पे मैं कुछ गलत या सही नहीं कहना चाहती। ब्यूरो इस समय दिल्ली में दिल्ली सरकार के निहित में नहीं है। और दूसरी बात, सत्यवीर जी ने जिस तरीके से कहा कि सारे भ्रष्टाचारी हो गए, भाई सबके सब आपसे कह रहे हैं कि अजीत पवार जी शाम को जिसको प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने घोटाले किए, नेक्स्ट डे जब वो बीजेपी में आ जाते हैं, आप तो बीजेपी में ले लेते हैं। हम लोग कम से कम एक दूसरे की पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आप लोग तो बीजेपी ज्वाइन कराते, वॉशिंग मशीन में साफ किया, रिन की सुपर चमकार आपने उनके ऊपर लगाई और वो सारे के सारे एकदम पाक साफ हो गए, बिल्कुल प्योर होकर वहां से निकलते हैं। और बीजेपी में जब तक वो रहते हैं वो प्योर रहेंगे। उसके बाद जैसे ही अगर उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, किसी और पार्टी को ज्वाइन किया, तब आपको अचानक ही उनका सारे भ्रष्टाचार दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आप लोग ऐसे बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, लगातार ईडी और सीबीआई और तमाम तरह की चीजें। आप ये भ्रष्टाचार मुक्त जो देश को करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप लोगों ने जिस तरीके से अंकुश लगाया है। भाई, आप विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, क्या आप दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आपके संगठन में ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति ईमानदार है? अगर इतना होता कि हर व्यक्ति आपके संगठन में पूरी तरह से ईमानदार होता तो आज धामी जी के ऊपर खनन प्रेमी धामी के आरोप नहीं लगते। बहुत सारी चीजें हैं सत्यवीर भाई जो आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। मैं फिर कहती हूँ, मैं अपनी हर डिबेट में इस बात को बोलती हूँ कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये कहावत लागू होती है। इस समय हम लोग देखिए चुनाव की स्थिति है, चलिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस समय सत्ता में हैं, आप लोग विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये युद्ध है, ये चुनाव है, ये युद्ध इस तरह से आप लड़ रहे हैं। आशीष नौटियाल जी, कि पहले हम लोगों ने कभी भी इस देश में इस तरह की घटिया राजनीति नहीं देखी। हमारे मतभेद हुआ करते थे अपनी दूसरी पार्टी के साथ, लेकिन मतभेद कभी नहीं हुआ। हमने वो दौर भी देखा है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि दी थी, वो दौर भी हमने देखा है। और आज आप देखिए, अगर कोई सही काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के धापे लगवाकर जेल के अंदर। ठीक है उमा जी, वापस आते हैं। आशीष नौटियाल जी, सत्यवीर जी की बातों से सहमत है? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर टारगेट मिला हुआ है कि विपक्ष में जो भी नेता है, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता, उनको तुरंत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतना है। उसको ही लेके ये सभी काम कर रहे हैं। ये हर किसी के पास जा रहे हैं
उससे कह रहे हैं आप हमारी पार्टी में आओ और आप सुरक्षित रहेंगे, आप अपने व्यापार धंधे बढ़ा सकते हैं, आपको सारे मौके मिलेंगे, आप वहां अंदर रह के कोई भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। पर जब वो मना कर देते हैं तो तुरंत इन लोगों के जो हथियार हैं ईडी सीबीआई के, ये उनको उनके पीछे छोड़ देते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मैडम, आज आप कैसे बोल सकते हैं? और क्या इस बात को सत्यवीर भाई बोल सकते हैं कि अजीत पवार के ऊपर जो इल्जाम माननीय मोदी जी ने लगाया था, या तो झूठ मोदी जी बोल रहे थे या पवार जी का कुछ सही गड़बड़ है? एक बात तो बताना पड़ेगा, मोदी जी ने ये बोल दे कि वो झूठे आरोप लगाए थे तो इसलिए ऐसा बोला था, और बाद में वो हमारी पार्टी में आए तो उनके आरोप झूठे थे, तो मोदी जी इसका मतलब झूठे आदमी है देश के, इस बात को बोल दे। या अजीत पवार सच्चा आदमी है, झूठा आदमी है, ये बोल दे। तो ये लोग मैडम वाकई बहुत ही झूठे लोग हैं, पूरी बदतमीजी की जितनी हदें होती है उन्हें पार कर चुके हैं। और जैसे अभी उमा मैडम ने बताया कि विपक्ष को दबाना चाहते हैं, ये दबाना नहीं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। और इतनी तानाशाही करेंगे, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का ये कहते हुए लोग शर्माएंगे कि और डरेंगे कि मैं नेता हूं, क्योंकि जनता इनके पीछे भाग रही होगी, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटेगी। जिस तरह ये आज देश के अंदर हालत कर रहे हैं, ये बहुत बात मैंने नहीं कहा, ये बात आपने खुद कही थी। ठीक है, मनीष गेड़ियाल जी, मीनाक्षी गेड़ियाल जी, माफ कीजिएगा। हाँ जी, जी जी। देखिए, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पे, तो बहुत सारी जम्मू कश्मीर और राम मंदिर और इस तरह के कई इश्यूज ये लोग हम लोगों के सामने लेके आते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि अगर अभी 2 दिन पहले की न्यूज है कि चंडीगढ़ के जो मेयरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस प्रकार से चुनाव करवाए जा रहे हैं। और तो वही चीज आज जो हम लोग सामने देख रहे हैं कि किस तरह से ईडी और सीबीआई को पीछे लगा के जो ये कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र इस देश के अंदर बचे ही ना। देखिए, बेशक ये बात सही है कि जिनके भी ऊपर आप कर रहे हैं, ईडी की रेड कर रहे हैं, लेकिन यही सारी चीजें ये जो भाजपा के नेता हैं उनके ऊपर भी तो करिए। क्या उनके अंदर दाग साफ, सारे दाग साफ नेता हैं? क्या उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? या फिर आप ये बताइए कि क्या ये लोग किसी भी ऐसे कार्य में इंडल्ज नहीं है? आप देखिए, वीआईपी के जो हम अंकिता भंडारी की अगर बात करते हैं, वहां पे भाजपा नेताओं के नाम आ रहे हैं, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं है। इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार की जो आप इस तरह के जो महिलाओं के ऊपर जो शोषण के जो आ रहे हैं आरोप, उसमें भी भाजपा नेताओं के नाम आते हैं, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हमें पता है कि चुनाव के टाइम पे ईडी और सीबीआई इनके पीछे लगा दीजिए और सारे के सारे नेता जैसे ही बीजेपी के अंदर आएंगे, हरक सिंह रावत पर क्या आरोप सिद्ध होते हैं ये देखना होगा, और क्या कार्रवाई होती है वो भी देखना होगा, और क्या हरक सिंह रावत बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे ये भी देखते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे हरक सिंह रावत पर ईडी और सीबीआई का छापा, और विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार ये कह रहा है कि ये विपक्ष का सफाया करना चाहता है सत्ता पक्ष। देवभूमि के दंगल में फिलहाल नहीं, देखते रहिए के न्यूज़ एंड नमस्कार।